वेलकम बैक। बात हो रही है फालिज के हवाले से, स्ट्रोक के हवाले से। सर्दी में इसका ख़तरा बढ़ जाता है। अब सवालात ये हैं कि फालिज हो जाने के फ़ौरन बाद जब ये अटैक होता है तो एक इंजेक्शन लगता है, वो क्या इंजेक्शन होता है, फौरी तौर पर लोगों को क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके अलावा ये जो फालिज होता है इसकी क्या वजूहत हैं। तो फालिज हो जाने के फ़ौरन बाद ही जो इंजेक्शन लगता है डॉक्टर साहब, या फौरी तौर पर जो कुछ करना चाहिए वो क्या होता है और क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया जो भी हजरत हैं उन्होंने। सवाल इसमें ये है कि सबसे पहले आवाम को आगाही होनी चाहिए कि फालिज की अलामात क्या हैं। ठीक। उसमें एक लफ्ज़ इंग्लिश में फास्ट है। ठीक। उसमें सबसे पहले फेस है, चेहरे पे कोई टेढ़ापन हो, फिर कोई बाजू ऐसे करके देखें कोई ऐसे ड्रिफ्ट हो, या बाजू में कोई कमज़ोरी हो, बाजू के किसी हिस्से में भी कोई कमज़ोरी हो, या स्पीच में कोई गड़बड़ हो, आवाज़ में कोई तब्दीली हो, आवाज़ में कोई रुकावट हो। ये तीन चीज़ें जो है मेजर अलामतें हैं, इनको जांचना बहुत ज़रूरी है। और फास्ट में चौथा टाइम है। टाइम इसलिए है कि वो जो इंजेक्शन लगता है अगर विद इन फ्यू आवर्स अगर टर्शरी केयर हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो अगर ये असल में फालिज की कई अक़साम होती हैं। इसमें एक ये होता है कि खून की नाली के अंदर एक लोथड़ा जाके जम गया है जी। अगर वो वाला फालिज है तो क्या होगा कि वो इंजेक्शन लगा के वो लोथड़े को पिघला देगा और जाके जो है उसको उसी वक्त उसका फालिज ठीक हो जाएगा। हम कई लोगों को ठीक होते देखा है ठीक। लेकिन अगर फालिज दूसरे वाला है कि जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी खून की नाली फटी है, तो उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। उसमें कोई इंजेक्शन काम नहीं आता, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है। अच्छा, ये आम पब्लिक नहीं समझ सकती कि कौन सा फालिज है, इसलिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये अगर तीन अलामतें हों कि चेहरे पे कोई टेढ़ापन हो, या कोई बाजू में कमज़ोरी हो, या अल्फाज में उसकी ज़ुबान में उसके लहजे में तब्दीली आई है, और इन चीज़ों की कोई भी एक भी अगर तो उसको जल्दी से टर्शरी केयर हॉस्पिटल लेके जाएं। वहाँ जल्दी से सीटी स्कैन होगा। सीटी स्कैन पे डिफरेंशिएट कर लेता है बंदा कि भाई इसको हेमरेजिक है या इस्कीमिक है। अगर इस्कीमिक है तो वो विद इन अ टाइम वो इंजेक्शन लगता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, इंजेक्शन के अलावा और भी अब वो हैं, ख़ासतौर पे हमारे कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें ये होता है कि उस वक्त जिस तरह दिल के मरीज़ को एक जाके जो है उसका वो लोथड़ा हटा देते हैं वो डाल के इंटरवेंशन करके, इसी तरह दिमाग में भी वही चीज़ की जा सकती है। होती बड़ी रिस्की है लेकिन एक अब प्रैक्टिस है, वो भी हो सकती है। तो इस सही टाइम पे अगर टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे बंदे को पहुंचा दिया जाए तो ये इंटरवेंशन हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह फालिज। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ने दो चीज़ें बताई हैं कि जब किसी को फालिज हो तो आप फौरी तौर पर उसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल ले जाएं, फौरी तौर पर आप उसकी केयर करें, हॉस्पिटल लेकर जाएं। वहाँ सिटी स्कैन इज़ दी फर्स्ट स्टेप, जिसमें पता चलेगा कि वो कौन सा फालिज है। हेमोरेजिक और कौन सा आपने नाम लिया डॉक्टर साहब? इस्कीमिक। इस्कीमिक। अगर इस्कीमिक है तो फायदेमंद होगा। तो फायदेमंद, वैसे तो फायदेमंद नहीं है, लेकिन फायदेमंद इसलिए कि वो फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर हेमोरेजिक है तो फिर उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है और डिफरेंट है। ट्रीटमेंट जरूरी है बीपी कंट्रोल करना। सही। और फिर बीपी कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा, बीपी के लिए उन्होंने कहा है कि अचानक कोई चीज़ नहीं होती है। वो एक बड़ा अब तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर को आपने मेंटेन करना है, चाहे नौजवान है या बूढ़ा है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। सही। अचानक कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें बढ़ता है, लेकिन ये होता है कुछ अवामिल ऐसे होते हैं कि जिसको आप वो धीरे धीरे असर करते रहते हैं, उसकी वजह से अचानक बढ़ता है। अब जैसे सर्दी शदीद में सुबह उठा है बंदा, दवाई नहीं खाई हुई है और पाई वाई भी खा ली है, तो उसमें अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो दूसरे स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेमरेजिक के जो ख़तरनाक होता है वो कम लोगों को होता है, लेकिन होता वो ख़तरनाक है। सही। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखें। ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे? चार चीज़ें हैं, सिंपल सी है। आप हिज़ा अच्छी रखें, आप एक्सरसाइज करें, दवाएं बाकायदगी से खाएं, और चौथा ये है कि आप उसके बारे में आगाही रखें
सही। और अगर आपने अपना बीपी चेक करना है तो दिन में कितनी दफा आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं? बार बार बीपी चेक बिल्कुल ना नहीं करें, कर सकते। ठीक है। सही। जिनको हाइपरटेंसिव है एक दफ़ा दवाई खाएं और तवक्कल अल्लाह उसको उस पर छोड़ दें बिल्कुल। सही। लेकिन हाँ। ऐसी कंडीशन में बाद लोग होते हैं जो न्यूली डायग्नोज होते हैं, हाँ। उनको ज़रूरत होती है कि भाई बाज़ों का दवाई थोड़े खाई ऐसे है तो उनको, बीपी हाँ, लो भी केयर ना हो की जाए, ज़रूरत होती है, हाँ। या उससे मेंटेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, है, हाँ। तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है बीपी चेक करने पे तो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ। प्रॉपर बीपी चेक करे, रिलैक्स होके बंदा हाँ, रिलैक्स हो, सही। स्ट्रेस में ना हो, उसका हाँ। बीपी चेक करके उसकी रीडिंग लिखते रहें। रीडिंग लिखते रहे। और बहुत सारे लोग मैनुअल तरीके से भी बीपी चेक करते हैं, दैट्स फाइन। मैनुअल ही बेहतर हाँ, होता है। मैनुअल ही बेहतर होता है। डिजिटल बहुत सारे बाज़ लोग हाँ औक़ात डिजिटल के wrong थ्रू reading करते हैं, ज़्यादा लेकिन अगर होती आप है। डिजिटल के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें फिर आप 10% जो है उसको कम काउंट कर लें। नहीं, वो इस तरह से उसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि आप रिलैक्स होकर बैठें, हाँ। प्रॉपर उसको अप्लाई करें, उस दौरान कोई आवाज ना निकालें, पेशेंट या बॉडी आप की कोई हरकत ना करें, मूवमेंट तो ना करें। बिल्कुल एक्यूरेट वो देता है, कोई Accurate आगे देता पीछे है। करने की जरूरत नहीं। अब सही। इट डिपेंड्स कि आपका किस स्टेटस का वो है ना, डिजिटल हाँ, इक्विपमेंट आपके बहुत पास अच्छे क्या है। एक्यूरेट वाले भी होते हैं, एक्यूरेट वाले भी होते हैं। चलिए जी, शाह भाई से जानते हैं। शाह भाई, फालिज का इलाज क्या है? फौरी तौर पर अगर फालिज को ठीक करना हो तो उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा हाँ। कि फालिज की अलामात क्या होती हैं। ठीक है। एक तो कुछ अर्सा पहले ही नींद की कमी हो जाती है, नींद पूरी नहीं आ रही होती है, सुबह के टाइम पे हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी आवाज़ में चेंजिंग आती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल यही अलामात होती हैं। तोतलापन सा आ जाता है उसमें, और जिसमें दिमाग की शरीयान फटने के भी चांस होते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है उसमें भी चांसेस होते हैं। तो ये आप एहतियात कीजिएगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार चेक किया कर सकते हैं आप, एक बार सुबह में, एक बार शाम में, ताकि सुबह में आपकी कंडीशन ये रही है और शाम को आपकी कंडीशन ये रही है। लेकिन बार बार चेक करने से वहमी हो जाता है इंसान, तो ये भी आप ना करें। और अपनी अगर डॉक्टर की मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें एक दिन का भी नागा ना कीजिए, और अपने डॉक्टर के मशवरे से ही उस दवाओं में रद्दोबदल करें, खुद से ना करें। खुद से ना करें, बिल्कुल। हाँ। एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन। छोटी चंदन। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोजाना लें, एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं। सही। इस एक चुटकी का कमाल आप देखिएगा। आप अपनी मेडिकेशन जारी रखते हुए ये इस्तेमाल करना, जो कहते हैं ना मेरा 170 180 से नीचे आता ही नहीं है ब्लड प्रेशर, आप देखिएगा इससे ब्लड प्रेशर आपका कुछ दिनों में 120/80 पे आ जाएगा, बच्चों वाला हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, फिर अपने डॉक्टर से ही मशवरा करके अपनी जो डॉक्टर की मेडिकेशन है उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। ये भी। और अगर आपको फालिज हो गया है, याद रखिएगा, घर बैठ के उस पर कोई टोटका ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें, बहुत सेंसिटिव होता है, फौरी उसे अपने करीबी डॉक्टर के पास पहुंचा, फौरन से करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को स्ट्रोक आ जाए तो कितनी देर में डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है? एक कोई सर्टेन टाइम लिमिट है कि भाई इतनी देर में अगर पहुंच जाते तो? देखिए, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। वरना आगे रिस्क बढ़ता जाएगा। सही। ठीक है ना। तो इसमें यह है कि आप हॉस्पिटल भी आपका तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे की फासले अगर आपको खुदा न खास्ता कभी ऐसे स्ट्रोक की शिकायत हो तो फौरन से आप डॉक्टर के पास जाएं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? चलें जी। अच्छा, सब एक चीज़ और बताऊंगा। अक्सर लोग बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाते, हिफाजती टीके नहीं लगाते। अच्छा, ठीक है। जब ये वक्त बढ़ता जाता है तो एक मर्ज है GBS, जनरल बॉडी सिंड्रोम कहलाता है। जनरल बॉडी सिंड्रोम। उसमें यह है कि पूरी बॉडी नकारा हो जाती है। बच्चा स्कूल गया था, वापस आया, कहाँ पर आए, और उसकी बॉडी आस्ते आस्ते नकारा होती जाती है। एक फालिज टाइप का हो जाता है। ये पोलियो नुमा बीमारी होती है, लेकिन सेम लाइक फालिज होता है। ये एक एक चीज़ ख़त्म हो रही होती है, एंड ऐसा आ जाता है सिर्फ वो देख रहा होता है, बात भी नहीं कर पाता। अच्छा। ये 24, 48, 36 ऐसे घंटों के अंदर बढ़ता जाता है बॉडी में, तो ये GBS कहलाता है। अगर ऐसी भी अलामात हों तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास फौरी जाइएगा। चलिए, GBS के बारे में डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। अभी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं फरीदा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, करूँगी 5:30 से। जी फरीदा, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरे शाह डॉक्टर से सवाल है। मेरा पैरों में दर्द रहता है बहुत ना जी, घुटनों में दर्द रहता है और मेरे वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। अच्छा, कब से आपको दर्द हो गए? 5-6 महीने से ज्यादा हो गए। अच्छा जी, ठीक है, ओके फरीदा जी।
डॉक्टर साहब? बैन का सवाल मैंने समझ लिया। उससे पहले मैं एक करेक्शन बहुत ज़रूरी है कि GBS जो गुल्लन बेरी सिंड्रोम होती है, उसका फालिज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता इस तरह के फालिज से, वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद हो सकती है और वायरल इन्फेक्शंस के बाद हो जाती है, सिंपल डायरिया वायरिया होता है उसके बाद हो जाती है। उसके अलामतें ये होती हैं कि कुछ दिन के बाद जो आपका क्या होता है, जिस्म का निचला धड़ जो है वो कमज़ोर होना शुरू होता है। और इसमें जो है टिपिकल जो है उसको डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके 1 महीने में उसकी प्रोग्रेस यूँ होती है, एक स्टेटस होता है, 1 महीने बाद ठीक हो जाती है। बाद में कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर वो वीकनेस आपके रेस्पिरेटरी मसल तक पहुंच गई है तो फिर उसमें डेथ के चांसेस होते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन उसमें ट्रीटमेंट होता है, उसमें ट्रीटमेंट बड़ा कामयाब ट्रीटमेंट है। तो वो भी, लेकिन उसका फालिज से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए जी। अच्छा शाह भाई, आप क्या रेमेडी लेकर आए ये ज़रा बताएं। हाँ जी बिल्कुल। देखें, अक्सर लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सही। और यूरिन का रुक रुक के आना, हुदूद बढ़ गए हैं, और बाज़ लोगों को UTI यूरिट्रिक इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को नॉर्मल करती है और साथ में UTI को भी ख़त्म करती है। तो लेकिन ये 1-2 दिन नहीं इस्तेमाल करना, इसे 3-3.5 महीना यूज़ करना होता है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। जो चीज़ 5 दिन में काम ना करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। ठीक है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच ये गोखरू बूटी लेनी है। गोखरू बूटी सही। और ये दूसरी है ये बहुफली बूटी, सही, ये भी 1 चम्मच के बराबर। ऐसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे। सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ ऐसे शेक करें, फिर छान के इसे फेंक दें, इसका पानी पी लें। सही। ये 1 टाइम रोजाना करना है और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करना है। और याद रखिएगा, प्रोस्टेट डायबिटिक पेशेंट को भी होता है, आम इंसान को भी होता है, 45 साल बाद किसी को भी हो सकता है। सही। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेज़रर चीज़ है। और अगर कोई डॉक्टर की दवा ले रहे हैं तो प्लीज़ उनका मशवरा भी जारी रखिएगा और वो दवाएं डॉक्टर के मशवरे से रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिए। खुद से नहीं करनी है, बिल्कुल। और जब आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ये कहते हैं घर में ये चीज़ है, ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम भी अगर आपको कोई चीज़ रिलैक्स कर रही है तो ठीक है, मगर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? पहले वाली का दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अच्छा जी, जैसे कॉलर लाइन पे आएंगे फिर हम बात करेंगे। हमारी पहले वाली खातून ने सवाल किया था, बड़ा अच्छा था कि उनका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और जोड़ों में दर्द होता है। देखें, इसके एक तो पहलू ये है कि जो आपकी बाकी घर में ख़वातीन हैं, जिनकी उम्र अभी उतनी नहीं है, तो उनको आप इस तरह मतलब उनकी काउंसलिंग करें कि देखें जब वेट बढ़ जाता है तो फिर वॉक भी नहीं कर सकता, तो उनको उस उम्र से अर्ली लाइफ से ही उसकी वॉक की और एक्सरसाइज की आदत डालें। दूसरा, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो जिनके वेट ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते, वो बैठ के भी कर सकते हैं। मसलन एक चेयर पे आप बैठें और आप तसव्वुर करें कि कोई जो है हैवी आप वो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो सिंपल आप इन बाजुओं को हिलाएंगे और जिस तरह बंदा तेज़ तेज़ वॉक करता है ना, एक चेयर पे बैठ के वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ स्टैटिक साइकिलिंग वाली आती हैं, वो भी कर सकती हैं। और जोड़ों के दर्द के लिए सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है, उसका बेसिक ये थीम यही है कि दवाएं ज़्यादा ना खाएं। दर्द कम करने वाली दवाएं जो है ना आपके गुर्दों पे असर करती हैं, वो दवाएं जो जोड़ों के दर्द को ठीक करती हैं, प्रॉपर रिमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करके वो खाएं और वजन कम चलें जी, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं अक्सा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी अक्सा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे ना गले में बलगम रहती है और जिसकी वजह से मुझे पट्ठों का इशू भी है और घुटनों में भी दर्द है, उसका कोई हल बता दें। ठीक है जी, ओके। डॉक्टर साहब, गले में भी दर्द है? जी, बड़ा कॉमन सी सिम्टम्स हैं आपकी। और जो है पट्ठों में दर्द के लिए होता है कि अब अगर तो आप ओवर वेट हैं तो वो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, और बहुत दुबली पतली हैं तो फिर उसको, जिनके मसल्स कमज़ोर होते हैं उनको पट्ठों में दर्द होता है। ज़्यादातर हमारा विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होती है, प्रिपरेशन ले लेंगी और फिजियोथेरेपी करें और एक्सरसाइज करें, ठीक हो जाएंगी। गले के दर्द का जहाँ तक है वो मौसमी होता है, उसके सिंपल शुरू में हरारे किया करें और सादा सी दवाएं इस्तेमाल करके ठीक हो जाता है। कितना लंबा दवाएं करें इंशाल्लाह। देखिए, जिनके भी गले में दर्द रहता है, गले में बलगम गिरता है, गला इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, बुखार सा फील होता है, सुस्ती काहली भी फील होती है, इसको ठीक करने के लिए आपने सिंपल, हमारी जड़ी बूटियों में आती है बनफशा के पत्ते, अच्छा, बरगे बनफशा, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें।
ठीक है। और बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिलाएं। सही। आप देखिएगा गला भी ठीक हो जाएगा, बलगम खांसी भी दूर हो जाएगी। हाँ। और ये जो छींकें शुरू हो जाती हैं ये भी सही हो जाएंगी। ये भी एक चीज़। जी जी। दूसरी चीज़, मुझे बोलने का मौका तो, वरना मैं रोने शुरू हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हम आपको ही बोलने का मौका दे रहे हैं। जी बोलिए। अच्छा, एक जो जोड़ों के दर्द का बता रहे हैं, जैसे जोड़ों में गैप आ जाता है, घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल, आर्थराइटिस पेन, इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारी जड़ी बूटियों में आता है अश्वगंधा, जिसे असगन नागौरी कहते हैं। इसमें विटामिन B12, B6 पाया जाता है। सही। और सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन D पाई जाती है। हाँ। और इसमें सत्तावर डालेंगे, इसमें विटामिन K पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और सूरजजान शीरी जो है वो 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। जिससे मैंने पहले बताया कि दर्द में इन चीज़ों में 5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसको रोकिएगा नहीं, से डायबिटिक पेशेंट भी और हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए। और आज हमने बहुत सारे ऐसे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जो सर्दियों में वाकई लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं।